अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से हमने करंट पास करा, करंट पास करते उसमें कंडक्टर कोई भी हो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहा ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, तो बिना रेजिस्टेंस का तो कोई भी डिवाइस या कोई भी कंडक्टर होता ही नहीं। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, सुपर कंडक्टर बोल दिया जाता पर ऐसा है नहीं। तो क्या हुआ, जैसे उसमें रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण उसमें हीट होगा, वो गर्म होने लग जाएगा और इस इफेक्ट को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से हम बहुत सारे डिवाइसेस को बना सकते हैं, जैसे कि ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, आयरन होगी, केटल हो गई इलेक्ट्रिकल। ये सब किस बात पे बेस्ड है, ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड हैं और इसी की वजह से वो हीट होते हैं, गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से वो हीट देते हैं, क्योंकि इन सभी का काम ही हीटिंग करना है। जितने भी डिवाइस मैंने बोले, जैसे आयरन होगी, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, टोस्टर हो गया या फिर हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, ये सभी। और एक और बात बताऊं तुम्हें, इलेक्ट्रिक बल्ब सुना किसी ने? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब सहन कर सकता है और उसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और उसका रेजिस्टेंस हाई है। और कोई भी डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए उसके पास हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी वो हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो पिघल ही जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पे करंट ठहरे और ठहरने से वो हीट हो। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई सर। आप बल्ब के बारे में बता रहे थे, बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन होता है, टंगस्टन फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, W से डिनोट करते हैं। 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन करने की क्षमता उसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो बल्ब बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उनमें एक और खास बात, आर्गन या नाइट्रोजन इनर्ट गैसेज भरी जाती हैं ताकि वो फिलामेंट जले ना, ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसका, डू नॉट ऑक्सीडाइज। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और टंगस्टन का तो बहुत ही हाई है, इसीलिए वो फिलामेंट में यूज होता है और वो जलता है, लाइट देता है। मैक्सिमम पार्ट तो उसका हीटिंग में ही चला जाता है, मैक्सिमम पार्ट जो एनर्जी का है वो हीटिंग में जाता है, बहुत ही ना के बराबर है, जो कि लाइटनिंग में यूज होता है, लाइट देने में काम आता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, जब भी कभी किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को या करंट पास किया जाए कंडक्टर में से, तो वो डिवाइस गर्म होने लगता है और कुछ समय के बाद वो गर्म होता है, इसी को हीट प्रोड्यूस करता है और इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। और इससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल और हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटिंग आल्सो यूजफुल टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने कहा इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज हो सकता है, जैसे फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और ये ढंग से लिखो 33 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर सहन कर सकता है। सही है सर। और इसके अंदर सर ये बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर फिलामेंट ये टंगस्टन का है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी हाई। ठीक है सर। मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है हीटिंग में और स्मॉल पार्ट लाइट में जाता है। सही सर। इसमें केमिकल इनर्ट गैसेज भरी जाती है, केमिकली इनर्ट गैस होती है। कौन कौन सी? आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, रिएक्ट ना करे। ठीक है सर। और जितने भी ये आयरन है, टोस्टर है, ओवन है, केटल है, हीटर है, इनके जो वायर होते हैं वो मेटल के नहीं बनाए जाते रहे, वो अलॉय के बनाए जाते हैं। अलॉय क्या होती है सर? मिश्र धातु, मिश्रण बने, जो मेटल्स के मिक्सर से बने, उसको अलॉय कहते हैं। अलॉय ही क्यों यूज करते हैं सर, और कुछ यूज कर लो? अरे अलॉय के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए अलॉय बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है एज कम्पेयर टू जिस भी मेटल से वो बनी है, कंस्टिट्यूएंट मेटल से जिससे बनी है उससे ज्यादा टेम्परेचर सहन करने की क्षमता, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस। तो देखिए हाई डेंसिटी होती है, हीटिंग अच्छी हो सकती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ऑक्सीडाइज नहीं होती और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो मेल्ट नहीं होती। ठीक है सर। जितने भी डिवाइस मैंने बोले हैं वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी बता रहा हूं क्या है। अलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन, ओवन, हीटर, केटल्स बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, दे आर कंस्टिट्यूएंट मेटल। जिन मेटल से वो बने हैं उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती हैं, इसीलिए अलॉय के बने होते हैं जितने भी इनके जो वायर होते हैं। ठीक है सर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें आप, ये सारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है सर? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखिए इधर, जूल्स लॉ कहता है हीट है ना, हीट
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। फर्स्ट बात ये कही उसने भाई, जो हीट पैदा होती है किसी भी वायर में, अगर करंट पास किया जाएगा तो उसमें हीट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट होती है प्रोड्यूस्ड वो आई स्क्वायर, करंट जितना भी फ्लो कराया जाए उसके स्क्वायर टाइम इंक्रीज होती है। ठीक है सर, उसने क्या किया होगा, प्रैक्टिकल कर करके देखे होंगे, उससे अनुमान लगा होगा उसको। अगर उसने 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया तो हीट का इफेक्ट 4 गुना आया, अगर 3 कर रहा था तो 9 आ रहा था, इसका मतलब 5 कर रहा था तो 25 आ रहा था, मतलब स्क्वायर टाइम हो रहा था, उसको पता लग गया। सेकेंड, उसने देखा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा रुकावट है रेजिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा हीट पैदा हो रही है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने ली, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो उसकी थी, जितने टाइम तक तुम उसको फ्लो करवाओगे करंट को उतना ही ज़्यादा हीट होगी टाइम के डायरेक्टली, आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली और टाइम के डायरेक्टली डिपेंड करता था। तो उसने फार्मूला जो बनाया H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हो गया हीट का, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है सर, एक और बात सुन, मान ले कोई ये वायर है और वायर में कोई रेजिस्टेंस आर है। ठीक है सर, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर कोई बैटरी V वोल्टेज की सेल लगी है तो V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर। ऐसा क्यों लिखा रही है, तो हमें ओम्स लॉ में पढ़ लिया सर, क्योंकि इस फार्मूले और इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं यहाँ पे 2, इनको करने के लिए हमें एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी, तो मैंने ये दोनों बता दिए हैं, अब इनको माइंड में सेट कर ले। हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है सर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, और वोल्टेज जो है V है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से मैंने फार्मूला देखा था सर। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया भी सभी को, आई स्क्वायर के डायरेक्टली, आर के डायरेक्टली और टी के डायरेक्टली, और सबको मिलाया तो आई स्क्वायर आर टी, क्या फॉर्मूला बन गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है सर, अब जो न्यूमेरिकल है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल ये करवा दो सर, 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हीट गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 100 जूल है सर, और क्या गिवन है, टाइम सर ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड गिवन है सर, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 4 ओम सर। अब हम हीट का फार्मूला लगा देते हैं सर, आई स्क्वायर आर टी। सर वो पूछ तो हमसे पोटेंशियल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पता कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो इस फार्मूले में है ही नहीं सर, कैसे करूं, अरे रुक, ये क्या क्या गिवन है, हीट गिवन है 100, आई स्क्वायर नहीं पता, आर कितना है 4, टाइम कितना है 1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, 100/4 आ गया सर, और ये कट किया तो कितना आ गया 25, आई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, 25√, तो करंट कितना आ गया रे, 5 एम्पियर सर, 5 एम्पियर, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है सर, 5 एम्पियर आ गया। अब 5 एम्पियर है तो ओम्स लॉ लगा दे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई कितना है 5 और R 4 सर, 4 × 5 तो कितना आ गया 20 वोल्ट। ले ये हो गया क्वेश्चन तेरा तैयार। आया या नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया सर, बहुत आसान है, हीट दी, टाइम दिया, रेजिस्टेंस दिया, यहाँ से करंट निकाल लिया सर, और V इक्वल टू आई आर लगा के R था ही, 4 × 5 किया 20 वोल्ट, बहुत आसान सर, बढ़िया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है तेरे लिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा क्वेश्चन देख ले भाई, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया है रे 20 ओम सर, और करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, तो हीट का फार्मूला लगा दो, हीट इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्योंकि करंट 5, आर कितना दिया है 20 और टाइम कितना है 30। ठीक है, तो एच इक्वल टू 25 × 20 × 30, 25 2 जा 50, 53 जा, ठीक है 15,000 जूल हीट पैदा होगी। अरे सही है भाई, ये समझ में आया या नहीं आया रे, सभी को आया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट किया, इसको पूरा नोट कर लें अच्छे से, ये दोनों क्वेश्चन लिख लें, इससे ज़्यादा कुछ हीटिंग इफेक्ट पे तुमसे नहीं पूछा जाएगा, जल्दी से इसको नोट किया जाए। ठीक है, लिखें जल्दी, फिर हम फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, हीटिंग इफेक्ट का एक और यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ने जा रहे हैं, सेफ्टी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। जब कभी भी करंट पास किया जाता है
किसी भी कंडक्टर में तो वो हीट होने लगता है, हमने ये पढ़ा था। और इसी का फ़ायदा उठा के हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाया। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस बन गया। कैसे बन गया सर? देखो कोई भी अप्लायंस है उसमें करंट जाएगा, उससे पहले फ्यूज लगा दीजिए। अगर वो फ्यूज करंट ना ले पाया उतना तो वो मेल्ट होगा, और वो हीट होगा और हीट होकर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही वो पिघल जाएगा, करंट आगे फ्लो रुक जाएगा, और करंट का फ्लो आगे रुक गया तो वो डिवाइस है, वो अप्लायंस है, वो बच जाएंगी। ठीक है, तो सर जो फ्यूज होता है उसकी कोई खास बात है? यस, उसकी खास बात है। क्या खास बात है? वो है ना किसी न किसी अलॉय का होना चाहिए। वो कॉपर, लेड, आयरन, एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकती है। ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट सर बहुत लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, नहीं तो वो पिघलेगा ही नहीं सर, और करंट आगे जाता रहेगा, अप्लायंसेस खराब हो जाएंगी। उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और उसकी रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ताकि वो हीट हो, गर्म हो और जल्दी से पिघले। और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो और उसकी रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हाई, जिससे कि उसमें करंट जाएगा और वो पिघल जाएगा और अप्लायंसेस बच जाएगी। इसी के लिए हमने एक सेफ्टी डिवाइस बनाया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देख इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। फ्यूज हैज, बताओ लो या हाई या क्या? लो मेल्टिंग पॉइंट सर। लो क्यों? क्योंकि तभी तो पिघलेगा सर, तभी फायदा होगा। सो व्हेन हाई करंट पास थ्रू इट मेल्ट, ये पिघल जाएगा, एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोक देगा, उसमें जाने ही नहीं देगा, बच जाएंगे हमारे अप्लायंसेस। देखिए सर, मान लेते हैं यहाँ से करंट चला, और ये अप्लायंसेस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं सर 4.54 जो एनसीईआरटी ने दिया है, 4 एम्पियर का करंट ही मैक्सिमम सहन कर सकती है। ठीक है, तो सर ये फ्यूज है, इतने का लगाऊं, इससे कम लगाऊं या इससे ज़्यादा? थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगा। क्यों? फ़ायदा है कोई? हाँ है, 5 एम्पियर का लगा दे इसको। सर इसका क्या फ़ायदा? 5 एम्पियर का क्यों लगाया? अरे कम का लगा नहीं सकता, कम का लगा दूंगा तो ये और ही जल्दी पिघल जाएगा, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो काम का ही क्या है, वो डिवाइस को चलने ही नहीं देगा। तो थोड़ा सा हाई लगाया ताकि करंट इसमें से जाए, करंट जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा करंट देने से भी वो सहन कर सकती है, इतना कोई फर्क नहीं होता। अप्लायंसेस इतना तो थोड़ा बहुत ना के बराबर तो सहन कर ही सकती है। और अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा आया तो ये पिघल जाएगा, ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा 5 एम्पियर से ज़्यादा है तो ये मेल्ट हो जाएगा और इस डिवाइस को बचा लेगा। 5 तक तो ये सहन भी कर जाएगी। ठीक है, तो अगर करंट मैक्सिमम करंट ये इतना ले सकते हैं ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा का लगा दो जिससे कि वो सहन कर सके। थोड़ा सा इससे हाई टेम्परेचर तो सहन, हाई करंट तो सहन करे, पर उससे भी ज़्यादा आया तो वो जल जाएगा, और जलते इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट नहीं आ पाएगा, ये अप्लायंसेस बच जाएंगी। ठीक है सर। फ्यूज वायर ऑलवेज यूज खालिस्तान विद अप्लायंसेस। अरे इस खालिस्तान में, इस डैश डैश में क्या है? इसमें आएगा सर सीरीज में लगाना चाहिए सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज में ये पूछा जाता है कहाँ यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, सीरीज में यूज होता है। फ्यूज वायर की कोई खास बात सर? देख, खास बात में लो तो क्या होना चाहिए उसका? मेल्टिंग पॉइंट। और हाई क्या होना चाहिए उसकी? रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। हाई रजिस्टिविटी। सर हाई रजिस्टिविटी का कोई फ़ायदा? हाँ बहुत फ़ायदा। हाई रजिस्टिविटी होगी तो हीट होगा, हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, हीटिंग होगी तो मेल्ट भी होगा। ठीक है, और मेल्ट ही तो करना ताकि करंट आगे ना जाए, अप्लायंसेस को बचाया जा सके। फ्यूज वायर अलॉय ऑफ, किस किस अलॉय का बना होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन, इनका बना होता है सर, याद रख लें, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन। ठीक है, इफ हाई करंट फ्लो दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड से ज़्यादा करंट आ गया, 5 एम्पीयर से भी ज़्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। मैंने यही तो बताया, यही लिखा है, इफ हाई करंट फ्लो दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड देन फ्यूज वायर गेट हीटेड एंड मेल्ट्स। वो पिघल जाएगा और आगे डिवाइस में करंट जाएगा ही नहीं, तो वो बच जाएगी। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में बिल्कुल। अब आगे क्या लिखा है? रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज की रेटिंग देखो, वो डिवाइस पे डिपेंड करती है किस टाइप का डिवाइस है, कितना करंट सहन कर सकता है। तो फ्यूज वायर हमने अभी तक फ्यूज 1 एम्पियर के भी देखे हैं, 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 10 एम्पियर भी हो सकता है, एक्सेट्रा और भी थोड़े 15 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, और भी बड़े हो सकते हैं, नहीं इससे ज़्यादा बड़े यूज नहीं करेंगे क्योंकि इतना ही करंट मैक्सिमम सहन कर पाएंगे, 10-15 तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के लिए बनाया जाए, जैसे हीटर, ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल, आयरन, टोस्टर, इनकी बात कर रहा है। ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस शुड बी। अब देखना मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये ना मान लेते हैं हीटर की बात कर रहा है, मान लेते हैं हीटर की बात हो रही है। हीटर हो सकता है, केटल हो सकती है, ओवन हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आयरन हो सकती है, इनकी बातें चल रही। ठीक है सर, एक्सेट्रा इनकी बातें चल रही। तो देखो इनके लिए मैंने पहले भी बताया था, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए।
जो बना होगा ना जिस भी डिवाइस का, उसका रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का, मटेरियल के बारे में ये तो पूछ रहा है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है सर। और क्या खास बात होनी चाहिए उसमें, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, जैसे मैंने बल्ब में बताया था 3380 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है, ऐसा हाई होना चाहिए, अलॉय का बना होना चाहिए। दूसरा सर हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, ये दो खास बातें होनी चाहिए उसके लिए। जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, प्रोटेक्ट तो सर ये बात कर रहा है फ्यूज की, हाँ अब की बार क्वेश्चन है फ्यूज का, फ्रॉम द हाई करंट शुड बी, तो इसके लिए देखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अभी भी मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो, ये लिखा लो, तो क्या होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है सर, मेल्टिंग पॉइंट लो। और रेजिस्टेंस इसका भी हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी इसकी भी क्या होनी चाहिए, हाई, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है सर, रेजिस्टिविटी इसकी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होती हैं, जैसे आयरन है, ओवन है, हीटर है, टोस्टर है या इलेक्ट्रिकल केटल है, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि कोई भी फ्यूज है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है सर। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिकल केटल कंज्यूम पावर, पावर दी गई है कितनी, 1 किलोवाट, 1 किलो को 1000 वोल्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर ऑपरेट एट, वोल्टेज दी गई है कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट मैक्सिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज फॉर इट, मैक्सिमम कितना यूज होगा, तो देखना तुम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, हाँ सर वी भी है तुम्हारे पास, पी भी है तुम्हारे पास, बस आई तो निकालना है, करंट ही पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी, पी बाई वी, ठीक है सर। P कितना गिवन है हमें, P गिवन है 1000 अपॉन V कितना गिवन है 220 सर, कट कर दो, ये 50 आ गया, ये 11 हो गया, 50/11 आ गया सर। और 50/11 को क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू 50/11 लिखो, या फिर ये 4 पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 4.55 एम्पियर, इतना करंट होगा। तो देखो अब वो पूछ रहा है मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज, फ्यूज कितने का, 4.55 है, अभी तो यही तो एग्जांपल मैंने दिया, 4.54 लिख लो, 55 लिख लो या 4 लिख लो, इतना एम्पियर करंट है। तो डिवाइस हमेशा इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला ऑप्शन देख लो, इससे ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है 5 वाला सर, इससे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वाला बहुत 20 एम्पियर का दे देता तो वो भी आंसर नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा वाला लिया होता और ये आंसर सही है। इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था, इतना करंट है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर का हमें फ्यूज यूज करना पड़ेगा, ताकि वो उस करंट को आने दे और वो जल जाए, अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी संभाल के दिमाग में सेट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई। और ये तुम देखोगे कि आंसर तो आ ही नहीं रहा, क्या करूं सर, गलत था, बोनस हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन सही है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और ये 5 एम्पियर ही आंसर एग्जैक्ट सही है। अरे सही है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूज भी कंप्लीट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहीं पे फिनिश, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।